हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 मई 2023 के करंट अफेयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनाकू चेबुदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनागू चेबुदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मई 2022 का न्यूज है। आंध्र प्रदेश विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उन्नत विनिर्माण केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा भारतीय राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उन्नत विनिर्माण केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, नासा एक अनोखा सांप जैसा रोबोट विकसित कर रहा है जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है प्रयाम, ऑप्शन बी है EELS, ऑप्शन सी है NAFC, ऑप्शन डी है यूटिलस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा EELS। एंड EELS स्टैंड्स फॉर एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर। नासा एक अनोखा सांप जैसा रोबोट विकसित कर रहा है जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा EELS। और EELS का मतलब क्या हुआ? एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर। नेक्स्ट आते हैं, साइबर सुरक्षित भारत किस संस्था या केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। साइबर सुरक्षित भारत किस संस्था या केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 12 मई को, ऑप्शन बी है 20 मई, ऑप्शन सी है 17 मई, ऑप्शन डी है 16 मई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 17 मई को। और 2023 की इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जो कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाते हैं। और इसकी 2023 की थीम क्या है? एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो कि 17 मई को बनाया जाता है, इस बार की इसकी थीम है एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, ऑप्शन बी है म्यूजियम विथ नॉलेज, ऑप्शन सी है म्यूजियम एंड वर्ल्ड विथ इंडिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का थीम क्या है? म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? नई दिल्ली, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? आपके पास ऑप्शन है राजेश जैन, ऑप्शन बी है मनोज सोनी, ऑप्शन सी है मनोज झा, ऑप्शन डी है राजेश सोनी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। UPSC के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। अच्छा, कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 316A के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, 2018-20 में मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है? आपके पास ऑप्शन है 52,
ऑप्शन बी है 112 112, ऑप्शन सी है 105, ऑप्शन डी है 97। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 97, 97। 2018-20 में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 97। नेक्स्ट आते हैं, और इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको यहाँ पे, 2014-16 में कितना था? 130, और 2018-20 में घट के कितना हो गया है? 97 पर लाख लाइव बर्थ। नेक्स्ट आते हैं, किस मंत्रालय ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत मुंबई में तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक की तर्ज पर जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप सेमिनार आयोजित किया है? आपके पास ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल। किस मंत्रालय ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत मुंबई में तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक की तर्ज पर जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप सेमिनार आयोजित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय ने। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग देख लेते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई थी? जोधपुर में। दूसरी कहाँ पे हुई थी? EWG मीटिंग, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, दूसरी हुई थी गुवाहाटी में, तीसरी हुई थी जिनेवा में, और चौथी होगी 19 से 20 जुलाई के बीच में इंदौर में। इसके अलावा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग, ये आपका कहाँ पे होगा? इंदौर में। लेबर 20 L20 इंसेप्शन मीटिंग पटना में हुआ है। और लेबर 20 समिट कहाँ पे हुआ? तो ये होगा अभी लेबर 20 समिट, ये आपका होगा अमृतसर में। कहाँ पे होगा? अमृतसर में। नेक्स्ट आते हैं, अप्रैल 2023 में भारत का समग्र निर्यात ओवरऑल एक्सपोर्ट, जिसमें आपका दोनों कंबाइंड है मर्चेंडाइज और सर्विस, होने का अनुमान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 65.02 बिलियन USD, ऑप्शन बी है 55.02 बिलियन USD, ऑप्शन सी है 85.02 बिलियन USD, ऑप्शन डी है 45.0 बिलियन USD। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 65.02 बिलियन USD। अप्रैल 2023 में यहाँ पे स्टार्ट किए हुए, तो अनुमान है भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट, जिसमें दोनों कंबाइंड है मर्चेंटाइज और सर्विस, होने का अनुमान है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा 65.02 बिलियन USD का। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट गिवन है, तो जो मर्चेंटाइज का एक्सपोर्ट है कितना है? अप्रैल 2023 में 34.66 USD में है, USD बिलियन। अप्रैल 2022 में कितना था? 39.70। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और इंपोर्ट कितना था मर्चेंडाइज का? 49.90 अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2022 में कितना था? 58.06। और सर्विस में अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट कितना हुआ है अप्रैल 2023 में? अनुमान है 30.36, और 2022 में कितना था? 24.05। इंपोर्ट आपका है 16.50, और 2022 अप्रैल 2022 में कितना था? 14.06। और ओवरऑल ट्रेड, जिसमें दोनों कंबाइंड किया गया है मर्चेंटाइज और सर्विस को, तो एक्सपोर्ट कितना हुआ है? 65.60, और इंपोर्ट कितना हुआ है? 66.40। इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट आपका ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और ट्रेड बैलेंस निगेटिव में होगा। ट्रेड बैलेंस कितना है? -1.38। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर किसकी कैंपेनिंग है, किस मंत्रालय की कैंपेनिंग है, तो आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ एक गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इजराइल। भारत ने किस देश के साथ एक गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल। ट्रॉपिक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रॉकेट लैब का चयन किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाक्सा, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता है ट्रॉपिक मिशन किसका है, तो आंसर क्या होगा, नासा का। इसके अलावा इसे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स इज ए कॉन्स्टेलेशन ऑफ 4 आइडेंटिकल क्यूबसेट डिजाइन टू ऑब्जर्व ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, यूनिक इंक्लाइंड लो अर्थ ऑर्बिट ओवर अर्थ ट्रॉपिक एंड ऑर्बिट दैट अलाउ देम टू ट्रेवल ओवर एनी गिवन स्टॉर्म अबाउट वंस एन आवर। और जो करंट में वेदर ट्रैकिंग है, जो करंट वेदर ट्रैकिंग सैटेलाइट है, हैव ए टाइमिंग ऑफ अबाउट वंस एवरी 6 आवर, और इसमें क्या है, अबाउट वंस एन आवर, 1 घंटे में। और जो करंट वेदर ट्रैकिंग सैटेलाइट है, इसकी टाइमिंग है टाइमिंग ऑफ अबाउट वंस एवरी 6 आवर। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हिंदी में गिवन है, मैं डाल दूंगा, ठीक है, और टेलीग्राम में मैंने डाल दिया है PDF, आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो, हिंदी में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो यहाँ पे कि जो क्यूबसेट सैटेलाइट है, ट्रॉपिक मिशन में क्या है कि 4 सैटेलाइटों का एक क्या है, कॉन्स्टेलेशन है, पेयर में करके इसे छोड़ा गया है। और इसे कौन से रॉकेट से छोड़ा गया है, जो पहला पेयर छोड़ा गया था किस रॉकेट से, तो उस रॉकेट का नाम भी याद रखना है, क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। और इसे डेवलप किसने किया है, रॉकेट लैब ने। तो ये पॉइंट आजकल करंट अफेयर काफ़ी डीप में पूछ रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल किसने डेवलप किया है, रॉकेट लैब ने। नेक्स्ट आते हैं, किस IIT ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को चलाने के लिए नई प्रयोगशालाओं का अनावरण किया। विच IIT अनवेल न्यू लैब्स टू ड्राइव इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए IIT पटना, ऑप्शन बी IIT गांधीनगर, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन डी IIT रुड़की। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT रुड़की। विच IIT अनवेल न्यू लैब टू ड्राइव इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT रुड़की। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, देखो लैब का नाम याद रखो, क्योंकि अब एग्जाम में ये नहीं पूछ रहा है किस IIT ने किया, क्या किया, या किस देश ने किया, अब आजकल पूछ रहा है ना किस लैब ने किया। अगर कोई किसी एक ने किया है तो उस आदमी का नाम भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना लैब का नाम, तो 2 नए लैब है, एक है आपका रिन्यूएबल ग्रिड इंटीग्रेशन लेबोरेटरी और दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन लेबोरेटरी। तो दोनों लैब का नाम याद रखना है, कहाँ पे, IIT रुड़की में, रिन्यूएबल ग्रिड इंटीग्रेशन लेबोरेटरी, और दूसरा जो लैब है वो क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन लेबोरेटरी। नेक्स्ट आते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित रेड क्लिफ फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है। आपके पास ऑप्शन है सत्यभामा दास बीजू, इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं SD बीजू, ऑप्शन बी है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी है अनूप दास बजाज, ऑप्शन डी है CNR राव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सत्यभामा दास बीजू। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित रेड क्लिफ फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सत्यभामा दास बीजू। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले किन्हें चुना गया है रेड क्लिफ फेलोशिप के लिए, तो SD बीजू, सत्यभामा दास बीजू को। और ये क्या है, बायोलॉजिस्ट है, और इन्हें किस और नाम से जाना जाता है, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, सत्यभामा दास बीजू को। The Delhi University professor is one of the 50 scholars who were awarded the Howard Radcliffe Institute Fellowship for 2023 to 24। तो 2023-24 के लिए 50 में से एक जो चुने गए हैं वो इंडियन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जिनका नाम है SD बीजू। इसके अलावा और क्या याद रखना है, यह सेकेंड फेलो है इन द डिसिप्लिन फ्रॉम इंडिया, और ये ऑलरेडी जीत चुके हैं केरला सिटी अवार्ड, जो कि केरला गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट आते हैं, RBI के सोने के भंडार ने वित्त वर्ष 2023 में कितने मीट्रिक टन को छू लिया। आपके पास ऑप्शन है 760.42 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी है 794.64 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी है 894.64 मीट्रिक टन, ऑप्शन डी है 694.64 मीट्रिक टन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 794.64 मीट्रिक टन।
और 2022 में आपका था 760.42 मीट्रिक टन। भारतीय रिजर्व बैंक के सोने के भंडार ने वित्त वर्ष 2023 में कितने मीट्रिक टन को छू लिया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 794.64 मीट्रिक टन। नेक्स्ट आते हैं, यारचागुम्बा क्या है? आपके पास ऑप्शन है नेपाल का प्रसिद्ध मंदिर, ऑप्शन बी है रोबोट, ऑप्शन सी है पैरासिटिक फंगस, परजीवी कवक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फंगस है। यारचागुम्बा क्या है? पैरासिटिक फंगस है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है तो इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो ये पैरासिटिक फंगस है इसे हिमालयन वियाग्रा के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे नेपाल और तिब्बत के लोग इसके क्या करते हैं, इसे हार्वेस्ट करते हैं पैरासिटिक फंगस को, जिसे बोला जाता है कॉर्डिसेप्स सिनेसिस। ठीक है, किस नाम से बायोलॉजिकल नेम क्या है? कॉर्डिसेप्स सिनेसिस। और ये कहाँ पे ग्रो करता है? तो कैटरपिलर जो कीड़ा होता है ना, इसके बॉडी पे ग्रो करता है, और ये हिमालय के ऊंची चोटी पे पाया जाता है, वहाँ पे ग्रो करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, इसका यूज करते हैं हम लोग हर्बल मेडिसिन में। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन। तो नेपाल के लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ पे इसे क्या करते हैं, पिक करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, पिक करते हैं। तो अभी क्या हुआ था हाल ही में, 2 या 3 दिन पहले की बात है, तो वहाँ पे एवेलांचे आया और काफ़ी लोग गायब भी हो गए, कुछ मर भी गए। तो इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछ सकता है। यारचागुम्बा क्या है? तो पैरासिटिक फंगस है, इसे हिमालयन वियाग्रा भी बोलते हैं, और इसका बायोलॉजिकल नेम है कॉर्डिसेप्स सिनेसिस। और ये कहाँ पे ग्रो करता है? ऑन द बॉडी ऑफ कैटरपिलर। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? हर्बल मेडिसिन में। ठीक है, चाइना में यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं, मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक नई निदान तकनीक, डायग्नोस्टिक टेक्निक विकसित की गई है, जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है नैनो क्विक, ऑप्शन बी है माइक्रो क्विक, ऑप्शन सी है डेमो क्विक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नैनो क्विक। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक नई निदान तकनीक, डायग्नोस्टिक टेक्निक विकसित की गई है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नैनो क्विक। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो यह इम्प्रूव करेगा द परफॉर्मेंस ऑफ एडवांस्ड प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिटेक्शन मेथड को। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अच्छा, करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? तो इसे नेशनल मोनूमेंट, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, इसलिए करंट अफेयर में ये टेम्पल बना हुआ है। तो ऑप्शन बी, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा PSU अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के हिस्से के रूप में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना पहल का समर्थन कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है ONGC, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। थैलेसीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है इसमें। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सा PSU अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के हिस्से के रूप में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना पहल का समर्थन कर रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं, भारत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों के उपयोग पर कब तक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है 2035 तक, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2057 तक, ऑप्शन डी है 2027 तक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2027 तक। भारत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर वाहनों के उपयोग पर कब तक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2027 तक। इसके अलावा आपको क्या रखना है, इस रिपोर्ट को किस कमेटी ने दिया है और उस कमेटी के हेड कौन है? तो उस कमेटी के हेड है फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर।
जिस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है उसके हेड कौन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो नाम याद आपको रखना है। फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी, इनका नाम है तरुण कपूर। और इन्होंने एक और चीज़ सजेस्ट किया है, फेजिंग आउट मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड 3 व्हीलर। फेजिंग आउट का मतलब क्या हुआ, बाहर करना, हटाना। फेजिंग आउट मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड 3 व्हीलर विथ इंटरनल कंबशन इंजन बाय 2035। 2035 तक क्या फेज आउट करना है, मोटरसाइकिल को, स्कूटर को और 3 व्हीलर को विथ इंटरनल कंबशन इंजन बाय 2035। नेक्स्ट आते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है। सही है, आपके पास ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है नासा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये क्या है, अर्थ एक्सप्लोरर सैटेलाइट है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है यहाँ पे, किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया, इस पॉइंट को भी याद रखना है, वेगा रॉकेट। ठीक है, रॉकेट का नाम भी याद रखना है, वेगा रॉकेट। और ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा वेदर फोरकास्टिंग को। तो ये 3 की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टैटिक एमसीक्यू देखते हैं जिसका सीधा संबंध करंट अफेयर से होता है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, अनादोलू किस देश में स्थित एक सरकारी समाचार एजेंसी है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तुर्की। अनादोलू किस देश में स्थित एक सरकारी समाचार एजेंसी है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट आते हैं, शतरंज में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, सही आंसर हो जाएगा वी प्रणीत। शतरंज में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी प्रणीत। नेक्स्ट आते हैं, समृद्धि के लिए अमेरिका द्वारा संचालित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभ है। ट्रेड है, सप्लाई चेन है, क्लीन इकोनॉमी है, आपसे पूछ रहा है चौथा कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है प्राइस मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी है रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी है फेयर इकोनॉमी, ऑप्शन डी है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फेयर इकोनॉमी। समृद्धि के लिए अमेरिका द्वारा संचालित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभ है, 4 पिलर है। कौन कौन सा, एक ट्रेड है, सप्लाई चेन है, क्लीन इकोनॉमी है और फेयर इकोनॉमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, आईडेक्स किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है। आपके पास ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। आईडेक्स किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, विशाखा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मुद्दे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों का एक समूह था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यौन उत्पीड़न। विशाखा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मुद्दे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों का एक समूह था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यौन उत्पीड़न। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला स्टेटमेंट है आपका, राज्यपाल आंतरिक पार्टी विवादों या अंतर पार्टी विवादों, इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट या इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट को हल करने के लिए सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति होगी जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसके लिए इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं पहले कि करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे को सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए कहने का निर्णय उचित नहीं था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है, उचित नहीं था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार को बहाल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने शक्ति परीक्षण का सामना नहीं किया था। मतलब राज्यपाल नहीं बुला सकते, यह निर्णय उचित नहीं था।
तो ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, और दूसरा जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइज, रिस्पाइस, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट या टू सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन convicted of any offense against any law relating to matter to which the executive power of the state extend। तो स्टेटमेंट सेकेंड आपका सही है। अब समझ में आया करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है अभी हाल ही में, और सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 ओनली। नेक्स्ट आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला जो स्टेटमेंट है, यह केवल वस्तुओं के निर्यात एक्सपोर्ट और आयात इंपोर्ट के बीच का अंतर है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हाई हो, इसका मतलब क्या हुआ, निर्यात की तुलना में आयात अधिक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर आपको चूज करना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नीदर 1 nor 2। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों होगा, ठीक है, वस्तु और सेवाएं। और जो करंट अकाउंट होता है इट हैज़ 2 स्पेसिफिक सब पार्ट, एक होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड होता है ये क्या होता है, ट्रेड अकाउंट होता है, ठीक है, याद रखना है, ये क्या होता है आपका, ट्रेड अकाउंट होता है। और जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है ये क्या होता है, इनविजिबल अकाउंट होता है। ये क्या होता है, इनविजिबल अकाउंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। अब दूसरे के लिए देख लेते हैं। जो करंट अकाउंट डिफिसिट या चालू खाते पर घाटा होने का अर्थ है, मौद्रिक नीति के मौद्रिक संदर्भ में भारत निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है। बदले में इसका तात्पर्य यह है कि विदेशी मुद्रा की मांग भारतीय रुपये की मांग से अधिक है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। तो पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया ना, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होगा, वस्तुओं और सेवाएं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाई करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि निर्यात की तुलना में आयात अधिक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 ओनली, ठीक है। और हम सब्सक्राइब जरूर कर ले। सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप से जारी की गई कानूनी निविदा लीगल टेंडर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट करेंसी या CBDC का लेन देन किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी अगर बिल्कुल सही है, याद करने की चीज़ है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, और व्यक्ति से व्यापारी, पर्सन टू मर्चेंट, दोनों हो सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और सांख्यिकीय मानकों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नो डाउट। तो सेकंड पे आते हैं। 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया है। तो देखो मैक्सिमम लड़के इसे सही मानेंगे, क्योंकि उनको क्या याद है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया है। बाकी ये नहीं देखेंगे कितने साल के लिए। तो यहाँ पे 2 साल ना होगी, क्या होगा, 4 साल होगा, ठीक है, 4 साल होगा। तो यहाँ पे सही कौन सा स्टेटमेंट, केवल स्टेटमेंट 1 सही है, कथन 1 सही है। सेकंड क्यों गलत है, यहाँ पे 2 साल ना होगी, क्या होगा, 4 साल होगा। तो सही आंसर क्या हमें चूज करना है, कौन सा सही है, तो ओनली 1। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय मध्यस्थ कोष के सचिवालय की मेजबानी करेगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है ब्रिक्स, ऑप्शन डी है ADB। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक।
सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक, जिसमें इंक्लूड रहेंगे टेक्निकल स्टाफ बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं और सिंपली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।